हेलो फ्रेंड्स, वन ऑफ माय वीडियो आई हैव सेड दैट सोशल वर्क की इनिशियल हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। हमें पढ़ लेना चाहिए कि सोशल वर्क आया कहाँ से, ये सब्जेक्ट कौन सा है भाई। जैसे पूरे दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स ये कहीं ना कहीं ईजाद हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ, उसकी पढ़ाई होने लगी। शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ, किसी देश से हुआ या किसी जगह से हुआ, तो उसके बाद वो कंटिन्यू चलता रहा है। तो सोशल वर्क की भी कहीं ना कहीं ऐसी हिस्ट्री होगी जहाँ से सोशल वर्क की पढ़ाई शुरू होती होगी, जहाँ से लोग पढ़ते होंगे और फिर ये प्रोफेशनली पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। ये आया कहाँ से? ये बड़ा एक मतलब क्यूरियस टाइप क्वेश्चंस है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड कि सर इसका क्या करें, कैसे ये हमें आप बता दो। सो मैंने अपना फेस बहुत छोटा रखा है, आपके लिए पूरा बड़ा सा विंडो ओपन कर रखा है ताकि आप इस चीज़ को समझो। बहुत अच्छा होगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही देखेंगे, और जिनको एग्जाम में बेहतर मार्क करने हैं, बेहतर क्वेश्चन, बेस्ट आंसर्स देने हैं, उनको ये करना होगा। देखो, एक सोशल वर्क की एंशिएंट फाउंडेशन कहाँ से आता है, तो इंडिया एंड बाकी बुद्धिस्ट पीरियड में आप देखोगे सेवा एक वर्ड बड़ा अच्छा है, क्वाइन किया जाता है। सेवा स्टार्ट करो, सेवा सेल्फलेस सर्विस करो, कम्युनिटी शेयरिंग करो, हेल्पिंग द पुअर एंड सीक वेयर फाउंडेशनल, ये एक फाउंडेशनल चीजें हैं। चाइना में भी कन्फ्यूशियनिज्म ने भी ये कहा है, मिडिल ईस्ट में, इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है। ऑब्लिगेटरी चैरिटी, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसका आप हिंदी दे दो। भैया हिंदी में ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है, लेकिन पढ़ाऊंगा अगर दोनों लैंग्वेज में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हिंदी में दी हुई हैं पीडीएफ पहले ही। ठीक है, सपोर्ट टू द पुअर एंड ऑर्फन। क्रिश्चियन यूरोप में चर्च जो थे वो पुअर हाउस रन करते थे। मतलब आप यूरोप की हिस्ट्री अगर आप जाओगे पहले, तो उनमें एक चीज़ें थी कि जो गरीबों के लिए, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो बहुत स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल पे सबसे बेस्ट मूवी है। मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ। उसने भी बहुत स्ट्रगल करते टाइम अपने बेटे को चर्च में रखा। चर्च जो क्या करते थे वो लोग, मतलब एक स्टेशन टाइप रखते थे, गरीब है उनको सोने की जगह नहीं तो आओ चर्च में ही सो जाओ। तो वो पुअर हाउस रन करते थे, ऑर्फनाज रन करते थे, यानी अनाथाल है, हॉस्पिटल, बहुत काम चर्च करते थे। इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत तेजी से लोगों को पसंद आने लगा। चैरिटी वाज सीन एज रिलीजियस ड्यूटी। उनको, उनमें जो अमीर लोग थे वो चैरिटी करते थे। वो कुछ जैसे देखोगे आप, वहाँ सीन का कॉन्सेप्ट है, कुछ पाप किया है आपने, हालांकि हर धर्म में कुछ पाप करके लोग सोचते हैं चैरिटी करके पुण्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रीस रोमन में भी सिविक ड्यूटी, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड केयर का, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सब के बाद थोड़ा थोड़ा ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लेकिन ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट, तो चैरिटी दान तो आप भी हम करते हैं, भिखारी को दे देते हैं, जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। मेडिवल टू प्री मॉडर्न यूरोप में क्या हुआ, मोनास्ट्रीज एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू किया। भूखों को भोजन कराना, शेल्टर देना एंड केयरिंग फॉर द सिक, है ना, जो बीमार लोग हैं उनको भोजन देना। इन इंग्लैंड द पुअर लॉज, एक चीज याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड में पुअर लॉज से 1601 में। एक क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में पुअर लॉ आता है 1600। लेकिन उसके पहले भी, ये तो लॉ आया, इसके पहले की हिस्ट्री आपको मैं बता दूं, समझ लो। ये सोशल वर्क बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत डिटेल में जरूरत नहीं है। सोशल वर्क आया कहां से? सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले फेज में आ जाओ, जब ब्रिटेन में कोयले से बड़ी बड़ी स्टीम इंजन है और बहुत सारी इंजन चलने लगी और फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम बढ़ने लगा। फैक्ट्री में काम करने के लिए कॉलोनी, एक वर्ड हो आप लोग यूज करते हो कि ये कॉलोनी है, कॉलोनाइज किया जाता था। उन फैक्ट्री मालिकों ने कॉलोनी बसाई, इसमें मजदूर रहेंगे, और मजदूर बहुत कंजेशन वाले इलाके में रहते थे। वो जहां खा रहे हैं वहीं पे धो रहे हैं, मतलब बर्तन धो रहे हैं, और वहीं पे उनको सुसु पोटी करने का कोई व्यवस्था नहीं। इंटरटेनमेंट तो भूल ही जाओ, वो नशे में डूबे रहते थे, है ना। फैक्ट्री मालिक को बस मतलब था कि ये हमारे टाइम पे आए, काम करें, इनको हम तनख्वाह दें, और इतना ही तनख्वाह दें जिससे ये जिए, अच्छे से ना जिए। ये हर देश में हुआ है, सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, ये सभी दौर में होता रहा है। ये एक बड़ी चिंता की विषय है। इसमें सभी लोगों को, मतलब आप इसे समझोगे, देखोगे, जानोगे, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नतीजा था, बैड इफेक्ट था, जिससे तमाम सारे लोग परेशान हुए। अब क्वीन एलिजाबेथ ने जो था इसको सोचा कि इन सारी चीज़ों को, क्वीन एलिजाबेथ से पहले लोगों ने, कुछ सोशल वर्कर थे जिन्होंने सोचा कि यार ये तो चीज़ें खराब हो रही हैं, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर जाने पे कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने सोचा कि इनको इनका राइट दिलवाना जरूरी है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएंगे। गड़बड़ इन द सेंस, इंसान की वैल्यू नहीं रहेगी, ह्यूमन रिसोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो चैरिटी बेस्ड संस्थाएं शुरू की गई जो इनको खाना पीना अच्छे से देने लगा। ठीक है,
उसके बाद सबसे बड़ा जो इनका इशू था, जहाँ ये रहते थे, या मालिकों ने इनको कोई रहने का कमरा ही नहीं दे रखा है, फैक्ट्री में ही सो जाओ। ऐसी स्थिति होती है, आज भी जाओगे तो कहीं ना कहीं। मेरे गांव की तरफ का एक लड़का था जिसको दुबई या सऊदी अरब किसी देश भेज दिया गया, और जो बूचर खाना होता है उसमें उसको नौकरी दे दी गई। उसको बताया नहीं गया था, उसका ठेकेदार, ये अक्सर होता रहता है। अब उसी में रहना खाना सोना, और वो जो जानवर कटे जा रहे हैं वो देख रहा है, जिसको देखने का मन भी नहीं है। कैसे कैसे जीवित वो बच के 6 महीने के बाद वापस आया, है ना। ये चीज आप समझ लो। तो अब मैं जो कहना चाहता हूँ, तो सेटलमेंट हाउस के लिए एक दौड़ भाग यहाँ शुरू हुआ। सेटलमेंट हाउस के लिए दौड़ भाग शुरू हुआ, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि जो ये करने वाले लोग थे, दान करने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि यार ये जो गरीब रह रहे हैं इनके लिए सेटलमेंट हाउस की मतलब एक प्रॉपर जुगाड़ करो। और इसी यहीं से ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हल हाउस मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और भी। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट उसको कहते हैं। और करते धरते आगे 1601 में पुअर लॉ एक एक्ट आया, जो कि एबल बडीड पुअर और डिसेबल्ड पुअर में, 3 तरह के पुअर में डिवीजन करता है ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 में स्थापना होती है, जो केस वर्क एंड साइंटिफिक चैरिटी पे बात करता है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मतलब चैरिटी को ऑर्गेनाइज करके सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना इनका था। दूसरा था सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, जो मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपने समझ लिया होगा। ये चीज़ टॉयनबी हॉल लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे, उनको रखते थे पुअर अर्बन एरियाज में, उनको अच्छे से, मतलब ये नहीं कि गंदे माहौल में रहो, डिहाइड्रेटेड हो जाओ, ये सब चीज़ नहीं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जेनी एडम्स को मदर ऑफ सोशल वर्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये चीज़, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड को फॉलो करता है यूएस। आप याद रखिएगा ये चीज़। आज जो भी अमेरिका कर रहा है वो 50 साल पहले यूएस किया, सॉरी, जो भी अमेरिका आज कर रहा है 50 साल पहले वो ब्रिटेन करता था। दूसरे देशों में हमला करना, दूसरे देश को लड़ाना, बाकी ये सब चीज़ें। तो ये सारा तमाम नौटंकी हुआ है पहले ब्रिटेन में। तो वहाँ से ये फिर यहाँ आया, मदर ऑफ जेनी एडम्स ने इसमें रोल प्ले किया, और इसने इस प्रोफेशन को, इसके बाद डिवीजन शुरू हो गए। यानी आप देखो कहाँ से शुरू हुआ, इंडिविजुअल सेटलमेंट हाउस मूवमेंट से। इसके बाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बना, पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, वो 1601 में आया है। ये सारा कहानी आपको मोटर मोटर समझ में आ जाएगा कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे होती गई, ये क्यों ऑर्गेनाइज होता गया, क्यों प्रोफेशनल होता गया, ये आपको समझ में आएगा। केस वर्क या इंडिविजुअल एड जो है, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी देखता था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि सेटलमेंट हाउस मूवमेंट चला था लोगों के लिए, तो ये इससे इन्फ्लुएंस था। जर्मनी और यूरोप में देखें तो एलिस सोलोवन इन जर्मनी बिकम अ की फिगर इन डेवलपिंग सोशल वर्क एजुकेशन। एलिस सोलोमन, इनका काम क्या था, सोशल वर्क एजुकेशन के डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। आपको सिर्फ ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, कौन किससे जुड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि मैरी रिचमंड का नाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दो, जो जिसका है भाई उसको ही जोड़ना उसमें। अर्ली 20th सेंचुरी और आई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इंडिया में भी आपने देखा होगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो गए थे राजा राममोहन रॉय के बाद। वीमेंस राइट, 1918 में ब्रिटेन ने सबसे पहले वीमेंस को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, 1918 की बात है, सोच लो, हम लोगों ने तो आज़ादी से दे दिया सबको। सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, 20th सेंचुरी 1910 से 50, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इमर्ज्ड अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप और अमेरिका में एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया। सोशल वर्क एजुकेशन में बिगैन कहाँ कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन राइट्स। फील्ड्स expanded to include mental health, child welfare, criminal justice, disability etc। अब यहाँ आपको एक चीज समझा दूं, ये चीजें फैल रही हैं। देखो शुरू कहाँ से हुआ था, घर दिला दो, खाना दिला दो, कपड़ा दिला दो, थोड़ा बच्चों को पढ़ा दो, खत्म कहानी। वहां से बढ़ते बढ़ते अब ये आ रहा है, साइको एनालिसिस हो रहा है, पागलों का इलाज हो रहा है, पब्लिक हेल्थ पे बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये फट गया, एकदम से फट गया इन द सेंस कि बहुत तेजी से फैला। इवन की जो केयर, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर था, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही बनाया गया था। एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, सब देखोगे आप यही बनना शुरू हुआ इसी के आसपास। इस सब का जमावड़ा यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, जमावड़ा इन द सेंस कलेक्टिव एफर्ट, एक तरीके से आई वांट टू से। ये सोशल वर्कर्स को हायर करना इन्होंने शुरू किया। थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको मैं बताऊंगा।
अब यहाँ से सोशल वर्क इंग्लैंड यूएस तक नहीं रहा, ये दुनिया के और देशों में जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका फैलने लगा। पहले फिर थोड़ा सा बैक में जाते हैं, मिशनरीज आप सुनते होंगे, जैसे सेंट जेवियर स्कूल आपके इंडिया में है, सेंट फ्रांसिस स्कूल है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, एज अ स्कॉलर ध्यान दीजिए चीज़ों पे। ये जो नाम आप सुन रहे हो ना, सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर्स, ये स्कूल, ये जो इनके नाम पे है, वो लोग आए थे इंडिया में मिशनरी बन के ईसाई लोगों को बनाने, प्रचार करने, जो हो धर्म का प्रचार करना हमारे देश में लीगल है भाई, वो इलीगल काम नहीं है। आए थे यहाँ पे। तो अब सोशल वर्कर्स, चूंकि वहां तो उन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर के काम किया था, अब ये मिशनरी उनसे जुड़ गए। आपने एक जिनको भारत रत्न मिला है, नाम सुना होगा, बहुत लोगों के स्पीचेज में, लाइक ओशो ने भी कहा था। एक है ना जो नन थी, आयरिश महिला थी यहाँ, बहुत फेमस नाम है यार, मदर टेरेसा, टेरेसा नाम था इनका। टेरेसा को कहा जाता था कि वो बहुत सेवा करती थी गरीबों की। 5 रुपए, अल्बानियन वीमेन, सॉरी फॉर दैट, 5 रुपए लेकर के इंडिया में आई थी, और उन्होंने कहाँ से कहाँ किया। क्रिश्चियन मिशनरी का भयंकर सपोर्ट इनके ऊपर था, और इनपे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लगते थे कि इन्होंने सिर्फ क्रिश्चियन जो बन जाते थे वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के, उन्हीं की सेवा की, नर्सिंग में उन्हीं का सेवा। अगर कोई और अदर कास्ट कम्युनिटी का रहता था तो उसको इलाज मिले ना मिले उसको फेंक देते थे ये लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा भी बात मिलता है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। अब ये जो गिफ्ट और ये जो प्राइजेज अवार्ड्स मिलते हैं, इनका हाल तो आप जान रहे हो। देश में इन्फ्लुएंस करने वाली जो टेक्निक है, उनको अवार्ड से क्या लेना देना है, ये आप समझ रहे हो। खैर, इनमें आरोप लगते हैं। तो ये मिशनरीज आप ध्यान से समझिए, ये मिशनरीज का इंटेंशन जो हो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में फैला, और इन्हीं मिशनरीज और एनजीओ और इन सब चीज़ों पे एक दो आरोप और लगते हैं कि ये लोग आर्म्स का सप्लाई करवाते हैं, अमेरिका के आर्म्स। आपको मालूम है ना, तालिबान हुआ या अलकायदा हुआ, या ये जितने संस्थाएं हैं, सब अमेरिका ने बनवाए। तो इनको जा करके खुद वहाँ का सैनिक तो नहीं देता होगा, लो भाई हथियार लो, मारो अफगानिस्तानियों को, ऐसा तो है नहीं। उनको हथियार कौन देता है? ये आरोप इन एनजीओज पे भी लगते हैं। रेड क्रॉस हो गया, लोग कहते हैं कि ये ब्लड, मतलब बिहार वहार में तो मैं, मुझे लगता है कि लोग ब्लड का कारोबार खुद करते हैं। खैर, ये मेरा एक अनुमान है, इसके लिए किसी भी कोई संस्था को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। ये सब रिपोर्ट्स आते रहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। खैर, ये सारा कुछ फैलना शुरू हो गया यहाँ से, राइट। आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये आपको बहुत इजी चीज लग रहा होगा। एनजीओ, एनजीओ कहाँ तक फैले हुए हैं ये समझ लो आप। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का ये वॉर हो रहा था, तो एक खाना खिलाने वाले संस्था था, वो जहाज लेकर के जा रहा था, फूड, ड्राई फूड्स वगैरह, उस पर उसने रॉकेट मार दिया, मिसाइल्स मारे, उसको उड़ा दिया। उस पर भी आरोप लग रहा था कि वो खाने के अंदर हथियार लेके जा रहा है। तो ये चलता रहता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फैल गया। तो प्रोफेशंस adapted to local cultures, post colonial struggles, gender rights, developmental needs। किसी देश में, जैसे जेनजी आंदोलन अभी हो रहा है, ये बहुत हद तक किसी ना किसी, जैसे बालेन शाह, नेपाल वाला याद करो, जेनजी आंदोलन हो या कुछ भी हो, ये सब क्या करते हैं, एनजीओ के फंडिंग से ही स्टार्ट होता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, सही लोगों के लिए, सही चीज़ें के लिए फंड कोई जुगाड़ कर रहा है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर देश को तोड़ने वाले के लिए अगर ये सब हो रहा है तो ये खराब है, ठीक है। एंशियंट टाइम में इंडिया चाइना आपने देख लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। जैनी एडम्स को हल हाउस, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट से जोड़ा जाता है। मैरी रिचमंड, इन्होंने सोशल डायग्नोसिस एक किताब लिखी थी 1917 में। थोड़ा ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो आप तो कहानियों में खो जाओगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे फटे ऑर्गेनाइजेशंस, और वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अफ्रीका, इनका मिशनरीज के थ्रू, मतलब इनको सपोर्ट मिलता था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी लोग थे, सरकारें से सपोर्ट मिलता था, एज ए एनजीओ ये काम करना शुरू कर दिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सभी जगह। जर्मन पायनियर इन सोशल वर्क एजुकेशन, जर्मनी में एलिस सोलोमन का नाम आता है। मैरी रिचमंड यूएस में आता है। अब हमारे देश में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे अभी मजे से, थोड़ा सा इस बात कहानी वाली हिस्ट्री को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। यानी हमने जो चीजें बताई उसमें फैक्ट कम था, बात ज्यादा था। पूरा आपको ड्राफ्टेड मिलेगा, समझ लीजिए। 1536 से 1601 का ये टाइम लाइन को थोड़ा रिव्यू करते हैं। हेनरी एट जो था, इसने वैग्रेंसी एंड पॉवर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश की। वैग्रेंसी माने दिखावा वाला शादी हो रहा है, एक दिखावे वाले शादी में कम से कम जितना खर्च होता है उससे 2000 लोग पेट भर के भोजन कर सकते हैं, साधारण भोजन कर सकते हैं।
मतलब अगर उसमें 50 लोगों के लिए खाना बने तो वो 2000 लोग खा सकते हैं। तो इसने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, वैगरन थी, ये दिखाओ पागलपन वाला। एलिजाबेथ पुअर लॉ को हमने बताया ही डिजर्विंग पुअर, जो एज्ड सीक थे, माने बीमार हैं, पुअर दिख रहे हैं, अनडिजर्विंग मतलब हाथ कार से तगड़े हैं और भीख मांग रहे हैं। लोकल पैरिसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ, ये उस समय का कॉन्सेप्ट था। खैर याद रखिएगा, ये पहला एक एक्ट था जिसने स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया सोशल वेलफेयर में, एक्ट बन गया एलिजाबेथ पुअर लॉ। ठीक है, लोकल्स को कम किया गया, इसको एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। अब ऑर्गेनाइज चैरिटी एंड रिफॉर्म 1834 में इसी पुअर लॉ को अमेंडमेंट किया गया। खैर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूरी नहीं है पढ़ना। आपके लिए जो जरूरी है, मिड 18th सेंचुरी में अर्ली सोशल रिफॉर्मर्स थे एडविन चैडविक और सैफ्टसबरी, एंथनी एस्ले कूपर, ये इन सब लोगों का नाम याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर पूछा तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ये बार बार पूछा गया है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय थॉमस चाल्मर्स एंड ऑक्टेविया हिल। इनका क्या एम था, इसको याद रखिएगा। इनका एम था ओवरलैपिंग चैरिटेबल एड। जो भी चैरिटेबल एड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करना इनका क्या था, गोल था। ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। इन्होंने केस वर्क का साइंटिफिक चैरिटी को प्रोमोट किया। ऑक्टेविया हिल मूवमेंट भी चला, जो हाउसिंग रिफॉर्म के लेकर के बहुत ये उसकी प्रशंसक रही हैं। हाउसिंग रिफॉर्म होना चाहिए। आपको देखो, आप लोग अपने कुछ ना कुछ रिफॉर्म आप लोग चाहते होंगे, बहुत लोगों ने प्रयास किया इस फील्ड में। तो ट्रेंड वॉलंटियर्स विजिटर्स टू वर्क विद द पुअर, अर्ली मॉडल ऑफ सोशल केस वर्क। इन्होंने अर्ली मॉडल बनाया सोशल केस वर्क का। और हाउसिंग फॉर द पुअर विद फोकस ऑन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करते हुए ये चीज़ें करने शुरू कर दी। 1880 में 1900 में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। टॉयनबी हॉल की स्थापना हुई। टॉयनबी हॉल ये वही हॉल है, हॉल मतलब जिसमें लोग रहते थे, सेटलमेंट हाउस। हॉल जब भी आए तो याद रखना इस केस में। सैमुअल बेनेट एंड हेनरिएटा बार्नेट ईस्ट लंदन में इन्होंने टॉयनबी हॉल बनाया। तो टॉयनबी हॉल कहाँ फाउंड किया गया, ये आपके लिए जरूरी है, लंदन में। थोड़ा सा ऊपर आइए, ऑक्टेविया हिल ने कौन से हाउसिंग रिफॉर्म, ठीक है, ये विजिटर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। अर्ली मॉडल ऑफ सोशल केस वर्क, मैनेज्ड हाउसिंग फॉर द पुअर विद फोकस ऑन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिए। 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जो साइंटिफिक चैरिटी एंड केस वर्क की बात करता है। हो सकता है बहुत लोगों को केस वर्क नहीं पता है, आने वाले टाइम में सब पढ़ोगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ये आपको जानना जरूरी है, फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कम्युनिटी बेस्ड सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन, सैमुअल बार्नेट ने एंड हेनरीटा बार्नेट ने ईस्ट लंदन में जब टॉयनबी हॉल की स्थापना की, तो इन्होंने बेसिकली फोकस किया कि पढ़ाया जाए भाई, बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके घर के लोगों को पढ़ाया जाए। और होता ही है कि जो देश में नागरिक पढ़े लिखे हैं ना, उन देशों में भी नेता बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, लेकिन वो किस हद तक बेवकूफ़ बनेंगे वो जनता तय कर लेते हैं। जैसे अभी मैं यूपीएससी के रिजल्ट का एक हाल देख रहा था, पिछले में एक आस्था जैन है जो 8 रैंक है उनका 2024 में, आईपीएस के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, उसके बाद वो अति गरीब हो गई और उसके बाद उनका इस साल 2025 में 3 रैंक आ गया ईडब्ल्यूएस कोटे से। मैं खुद जनरल हूँ, मैं अभी तक मतलब मेरे जानने में कई लोग ईडब्ल्यूएस का मिसयूज करके और जॉब वॉब कर लिए हैं। मुझे भी एक बार ख्याल आया, बहुत लोग समझाए कि यार ईडब्ल्यूएस बनवा लो, ये मैंने कभी नहीं बनवाया। ईडब्ल्यूएस प्योर जनरल में मैं आज भी हूँ, क्योंकि मेरा जो 8 लाख का क्राइटेरिया है भाई वो पार कर जाता है। अब सब लोग नियम कानून को तोड़ मड़ोड़ के वो कर तो लेते हैं, ये चीज़ चल रही है देश में, उन्होंने भी ऐसा ही किया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें। चलो चलते चलते कुछ कुछ स्टोरी आपको बता देता हूँ मैं। मिडिल क्लास वॉलंटियर्स लिव्ड एंड वर्किंग अमंग द पुअर, ये टॉयनबी हॉल में हुआ था। और इन्होंने हल हाउस यूएसए में बनाने में बड़ा इंस्पायर किया, क्योंकि यहाँ ये टॉयनबी हॉल लंदन में बना था, इसने इन्फ्लुएंस किया हल हाउस को। ठीक है, समझ में आ गया। अर्ली 20th सेंचुरी सोशल वर्क बिकम अ प्रोफेशन। अब 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन बन जाता है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो था, जो सीओएस आप जानते हो, इसने सोशल वर्क को ट्रेनिंग देने के लिए अब प्रोफेशनलाइजेशन शुरू होगा, समझिएगा। अब ट्रेनिंग देने के लिए एक जगह होगा, एक स्कूल होगा, एक टेंट में देंगे, हर चीज़ वो बताएंगे। जैसे किसी देश में युद्ध हो जाता है तो रेड क्रॉस वहाँ सब खून की बाटली लेके पहुँच जाता है कि हम खून देंगे सबको, आप लोग लड़िए कस के।
तो कहानी का क्या मतलब है कि अगर प्रोफेशनली ट्रेनिंग ना दी जाए तो या फिर आर्मी वालों को ही अगर ले लेते, आर्मी में एक उनका पूरा कोर ग्रुप होता है इलाज करने के लिए, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो इलाज कैसे करेंगे? सीधी बात है। वही चीज़ यहाँ पे की जाती है। इस्टैब्लिश डे स्कूल फॉर ट्रेनिंग सोशल वर्कर्स, अर्ली नेम स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल इकोनॉमिक्स। अर्ली नेम क्या है? स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल इकोनॉमिक्स इसका नाम रखा गया, और इसी को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम बाद में दिया गया, जिसके तर्ज पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे देश में बना है, लेकिन पता नहीं है किस काम का यूनिवर्सिटी, और इनके जो मतलब रिसर्च रिपोर्ट्स है कि हमारे देश का इकोनॉमी देख ही रहो किस हाल में है। पिछले 10 सालों में 3 गुना महंगाई लगभग बढ़ी है। चलिए, 1899 में फर्स्ट सोशल वर्क ट्रेनिंग कोर्स इन 1899 लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल सोशल वर्क। अच्छा, ये 10 साल नहीं, पिछले 20 सालों की मैं बात कहना चाहता हूँ। 10 सालों में नहीं बढ़ा, कोई ये नहीं कहेगा भाई सिर्फ इस गवर्नमेंट में। नहीं, इस गवर्नमेंट की बात नहीं है। जितनी तेजी से चीज़ें पिछले 15 से 20 सालों में बदली हैं, उतना पिछले अब 20-30 सालों में देखोगे नहीं बदला है। ईयर 1890 में फर्स्ट सोशल वर्क ट्रेनिंग कोर्स बनाया गया, ये शिकागो यूएसए में, और ये आपके PYQ में पूछ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बड़ी शर्मा शर्मा के पढ़ते होंगे, आपको बता रहा हूँ, ये पीला मैंने कर दिया है। शिकागो स्कूल ऑफ सिविक्स एंड फिलांथ्रोपी वाज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन फॉर सोशल वर्कर। अब शिकागो में जो ये सिविक्स एंड फिलांथ्रोपी का स्कूल बना था, ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग देना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। फिर से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप रिवीजन करना चाहते हो ये सब समराइज, तो मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन यूएस लेड टू मेनी सोशल प्रॉब्लम। मैंने बताया था ना आपको, यूएस यूके में पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, हाउसिंग इशू, ये सब बनाया। तो सबसे पहले सेटलमेंट हाउस यानी हल हाउस बना जैनी एडम्स के द्वारा इन शिकागो। वर्क टू एड्रेस दिस इशूज, दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। फाउंडर इन्फ्लुएंसर जैनी एडम्स एंड मैरी रिचमंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग द अर्ली फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क। ये पहले आपने देख लिया। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं ना, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ही चीज़ इसमें पूछेगा, बेवरेज रिपोर्ट, जो कि लैंडमार्क है। सोशल इंश्योरेंस फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। वो डॉक्यूमेंट हमेशा आपको पूछेगा। इसने कहा था कि 5 जाइंट है: वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर, आइलनेस। इसमें मैं मतलब वांट माने होता है इच्छा, डिजीज यानी बीमारी, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, ठीक है, स्कॉलर मतलब बेकारी, एक इधर बउआ रहे हैं उधर घूम रहे हैं। आइलनेस मतलब बेकारी, बेकार जो बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, करते तो कुछ ना कुछ वो कमाते खाते ये सब करते। स्कॉलर मतलब होता है कि कोई उनको देखने वाला नहीं है, इस सेंस में। हिंदी में मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मॉडर्न सोशल सर्विस का एक ग्राउंड वर्क बन गया इस ब्रेवरेज रिपोर्ट के बाद। फिर अमेरिका में बहुत चीज़ें आई, इंडिया में। अच्छा, इस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, तो जो लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया है वो प्लीज जाकर के क्वेश्चन कर लेंगे। इंडिया में इसी बीच 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये चीज़ें शुरू हुई, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। इंडिया के केस में छोटा सा एक वो होगा, मतलब हिस्ट्री होगी। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप कमेंट करना, वो हम पढ़ा देंगे। ये मैं स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पे पढ़ा रहा हूँ। मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया था 6-7 स्टूडेंट का अभी रिसेंट में कि सर आपने यू हैव प्रॉमिस्ड कि आप पढ़ाओगे, डिमांड करोगे मैं पढ़ाऊँगा। डिमांड कम रहेगा मैं भी कम रहूँगा, क्योंकि और भी जगह पढ़ना पढ़ाना है। और उसके साथ थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।